आम फलों का बादशाह कहलाया जाता है, एक्सपोर्ट्स होती हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना है। हम तो एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जब तक मेरे मुल्क के लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं बेचूंगा क्या। हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, इसलिए कि जितने सीड्स है आप इंपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली। 60 रुपए में दिवालिया हो जाता है तो फिर तो बहुत संजीदा सोचने की जरूरत ही है क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हसन खबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब, पाकिस्तान से फल जो हैं वो बैरून मुल्क जाते हैं और उससे पाकिस्तान को एक अच्छी इनकम मिलती है। और ये आमों की फ़रोख्त के हवाले से भी कहा जाता है कि अच्छे जो फल होते हैं वो पाकिस्तान के लोगों को देखना नसीब ही नहीं होते, क्योंकि वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पैसा भी कमाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो फलों की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। क्यों? क्योंकि जनाब, फलों को जो इतनी ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई। आम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होता है, फलों का बादशाह कहलाया जाता है। इसकी फ़रोख्त में जो कि बैरून मुल्क जाती है, एक्सपोर्ट्स होती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना इस वक्त करना पड़ा है। वहीद अहमद साहब और पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के चेयरमैन इस वक्त में ज्वाइन करें। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भाई साहब बताएं। अच्छा, शायद अहमद सिद्दीकी साहब ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया, लेकिन भाई साहब से मैं शुरुआत करूंगा। भाई साहब, ये बताइएगा, फल बैरून मुल्क जाते हैं पाकिस्तान के, क्या इस दफा कमी हुई है कोई? देखें, इस साल जो बात ये कि इस साल कमी तो नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं 2018 और 19 में हमने इंक्रीज़ किया था, कंटिन्यू तीनों साल हमने इंक्रीज़ किया था। 10 से 12% हम इंक्रीज़ कर रहे थे। जो लास्ट ईयर था हमारा 2021 की बात मैं करूंगा तो $800 मिलियन की एक्सपोर्ट की थी हमने। तो बात ये कि जब बजट की मैं बात करूंगा, जो अभी हाल ही में जो बजट आया है उससे मैं कहूंगा, देखें, बात है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात मैं नहीं करूंगा, या मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो बजट दिया गया है वो जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो इग्नोर किया गया है। मैं कहूँगा ये आपके क्लाइमेट चेंज पे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। मेरा तो ये कहना है कि फौरी तौर पे एमरजेंसी लगाई जाए एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि आगे जो 10 बिलियन, जो पहले 14 बिलियन था एनवायरनमेंट के ऊपर, वो उसको कम करके 10 बिलियन पे लेके आ गए हैं। एनवायरनमेंट आपके लिए एक चैलेंज है। अगर वो फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़े मसले बन रहे हैं हमारे, अगर जाहिर बात है अगर फूड सिक्योरिटी का मसला बनेगा तो नेशनल सिक्योरिटी के मसले बनेंगे हमारे यहाँ। तो बात ये कि अगर आपने ये जो हम तो एक्सपोर्ट की बात करेंगे, जब तक मेरे मुल्क के लोगों को नहीं मिलेगा तो मैं बेचूंगा क्या चीज को। बात है कि अगर मेरे किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो मैं बेचूंगा क्या। जब सरप्लस चीजें होती है, इसलिए कि इंटरनेशनली दुनिया में लोग सब्जी फल बेच रहे होते हैं और हमें देखना पड़ता है हम कम्पीट भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि जो भारत है वो आगे हमसे अच्छा सस्ता बेच के जो है आगे बेच दे। मार्केट किसान की कॉस्ट ऑफ जो किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें फर्टिलाइजर के ऊपर जो 2% सेल टैक्स था वो बढ़ा के 10% कर दिया है। अगर आप देखें हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई है, इसलिए कि जितने सीड्स है आप इंपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली मार्केटों से, तो जाहिर बात है किसान की जो इनपुट है वो बढ़ रही है। अगर किसान मुझे ये नजर आ रहा है अगले 2 से 3 महीने के बाद आप देखेंगे आपकी फसलों पे शॉर्टेज आना शुरू होगी और जो है आपका इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। और बात ये कि ये सी का जो मैंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें फोकस करना है, क्योंकि ये बड़ा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे। अगर हमने इसके ऊपर काम नहीं किया, आने वाले सालों में हम इकोनॉमी को क्या देखें, हमें खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे इस मुल्क में। और ये बात हम 8-9 सालों से कर रहे हैं कि इस मुल्क में 25 साल से एग्रीकल्चर को कोई फोकस नहीं किया। मैं कहूंगा एमरजेंसी लगाई जाए, लॉन्ग टर्म। आपका शिकवा किससे? आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत ने ये 14 बिलियन से कम करके 10 बिलियन कर दिया है, इस पे आपका शिकवा है? आपको लग रहा है कि 20-25 साल से आपके साथ यही नाइंसाफी हो रही है? देखें जी, वो तो बढ़ता जा रहा है ना। अगर पिछली हुकूमत ने 14 बिलियन किया है, हम तो समझे शायद 20 बिलियन हो जाएगा। अच्छा, तो बात है कि मैं तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। एनवायरनमेंट तो आपकी फसलों को तबाह कर देगा। आम का मैं आपको एग्जांपल दूं, इस साल हमारी 50% ड्रॉप हुई है कि क्लाइमेट चेंज है। मौसम जो मार्च में था वो 28 डिग्री था, और बात है कि आमों की प्रोडक्शन 50% गिरी, आप ये कह रहे हैं?
हाँ 50% गिरी है, और उसके मौसम की वजह से ही वो गिरी है, और फिर पानी ना होने की वजह से गिरी है। इस मुल्क में वाटर स्ट्रेस भी है, वाटर मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे तो हम कैसे सक्सेस होंगे। बात है कि जितने डैम्स बना लें वो फायदा नहीं है जब तक वाटर मैनेजमेंट नहीं होगा। बात है कि पिछले जो काम हो रहे थे, इस हुकूमत ने उस काम को रोका क्यों है? उसको तो मैं कहता हूँ बढ़ाना चाहिए था। ये तो मुल्क के साथ मजाक बना के रख दिया, इसलिए कि आम बंदा नहीं समझता कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज है। क्लाइमेट चेंज तो आपको उठा के ऐसा पटकेगा कि आप समझ नहीं सकेंगे क्या हो रहा है आपके साथ। और ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में नहीं हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, मगर लोगों ने उसके एडॉप्शन की है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जबरदस्त होने के लिए जाहिर बात है लॉन्ग टर्म उन्होंने प्लानिंग भी की है। अच्छा, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद साहब, समझ नहीं आ रहा बजट पे, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया मुझे, किस पर बात करूं सर मैं? 750 अरब रुपए जो पेट्रोलियम लेवी है, ये अहदाफ हासिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इस पर बात की जाए। इन्फ्लेशन जो है 11% लगाया गया है, जो कि लग ऐसा रहा है कि 2000 पर है, इस पर बात की जाए। या गिरोथ का जो इन्होंने टारगेट 5% रखा गया है, क्या ये अचीवेबल है? ये सारी चीजें। बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं बता दूं कि ये जो बजट है, ये मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस और खतरात हैं उनसे निपटने की कतई कोई सलाहियत नहीं रखता। अच्छा। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये बजट है नंबर 1, IMF के साथ जो इन्होंने मामला तय किए थे उसको शराइत का नाम दिया है। ये शराइत नहीं है, ये तो आपने वहाँ जाके एग्री किया है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ों पर ये कह रहे थे हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। मैं जो बुनियादी बात कहने वाला हूँ कि ये तरक्की माकूस का बजट है, यानी मईशत की शरह-ए-नमू को पीछे की तरफ ले जा रहा है। और आप ये देखेंगे कि मईशत को ये कमज़ोर बुनियादों पर इस्तवार करेगा। और जो है जो खतरात हैं, मैं आपको एक सवाल की रोशनी में बता देता हूँ जो आपने पॉइंट उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या जो बजट के आदाफ रखे गए हैं वो ऐसी मईशत की शरह-ए-नमू दे सकता है जिसके समरात में अवाम का हिस्सा मिले? जो आपका बुनियादी सवाल इसके गिर्द घूमता है। नंबर 1, शरह-ए-नमू आपने रखी है 5% अगले माली साल के लिए, जबकि पिछले साल 2 वर्षों में 5.7 और 6% थी। अब आप खुद समझ लीजिए क्या तमाशा है। दूसरी बात जो है महंगाई का उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो महंगाई है वो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। अभी वही महंगाई की अपने अगले साल तकरीबन रख ली है 11.5%, लेकिन यकीनन ये इससे ज़्यादा रहेगी तो ये आवाम के ऊपर एक जालिमाना बोझ हो जाएगा जिससे उनकी ज़िंदगी अचकन होगी। इसमें तीसरा टैक्स जीडीपी रेशो का तनासुब आपने रखा है 9.5, जबकि आप ये देखें कि माजी में ये 14.4% तक रहा था। तो अब सवाल ये पैदा हो जाएगा कि ये 9.5% से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। मगर बुनियादी बात ये कि बजट खसारा आपने रखा है 4.9% का हदफ, जो आपने तालीम और सेहत के बजट तरक्याती खर्चात के कम कर रहे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये 17% की खौफनाक हद पर जाएगा। अगर आपने तालीम और सेहत के बजट को कटौती कर दी तो एक अलग सवाल पैदा होता है। दूसरी बात ये थी कि पब्लिक आपके गर्दिशी कर्जे हैं 3900 अरब रुपए के हैं, पब्लिक सेक्टर के लॉसेज आपको सामने हैं, ह्यूज हैं। तो क्या ये बजट इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में कोई मसला हल कर सकता है? तो उसका जवाब होगा नहीं। अब आपने बात की पेट्रोलियम लेवी, ये होता है भत्ता। ये भत्ता जो होता है जग्गा टैक्स सर, जग्गा टैक्स उर्दू में कह लें भत्ता, तो अब हमारे यहाँ कराची में भत्ता चलता है, आपको पता है। अब भी सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे। अब मैं आपको एक फिगर कहना चाहता हूँ, 2018 में आप चले जाएं 180 अरब रुपए थे, अब आपने 750 अरब रखा है, जो तारीख में सबसे ज्यादा। अच्छा, इसमें सूबों को हिस्सा भी नहीं जाता, ये पूरा सेंटर के पास रहता है, सेंटर के पास रहता है, बिल्कुल। हाँ, तो सूबों को तो तबाह कर दिया आपने। तो 18 से 23 तक इसमें जो इजाफा हुआ है भत्ते में या जग्गा टैक्स में, ये हुआ है 317%। और इनकम टैक्स जो असल चीज़ है कि जो जितना कमाए वो दे दे ताकि किसी के ऊपर बोझ ना पड़े, उसमें इजाफा हुआ है 50%। और इसमें पेट्रोलियम लेवी में हुआ है 317%। आप ये देख लीजिए कि किधर हमें लेके जा रहे हैं। दूसरी आपने बात की, सबसे आम बात पेट्रोलियम लेवी में एक और है। पेट्रोलियम लेवी जो है, इसमें आपने जब ये लगाया तो इन्होंने ये एक जुमला कहा जिस पर मैं कहता हूँ कि अगर कोई जिंदा कौम होती तो खड़ी हो जाती। उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये 60 रुपये नहीं बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, श्रीलंका बन जाता सर। नहीं, बजट तकरीर में अगर आप ये कहते हैं, नहीं मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, अगर 60 रुपये बढ़ाने से अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है, ये हम तो डिफॉल्ट भी नहीं कर रहे थे, अब दिवालिया की बात करें तो अगर 60 रुपये में दिवालिया हो जाता है तो फिर तो बहुत संजीदा सोचने की ज़रूरत ही है। क्या डार साहब ने ये कह दिया है, जो इनसे सीनियर हैं, जो इनके दस्तराज है नवाज शरीफ साहब के, कि ये पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला गलत है, उनके अल्फाज हैं। दूसरी बात यह कि मैं आपको बता दूं कि ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं था, तो मैं आपको बता रहा हूँ मुतबादिल था।
अगर आप कानून तोड़ने, चोरों को नवाजने के लिए अगर आप कानून तोड़ने की जिद ना करें तो ये पेट्रोलियम के जो है आपने नर्ख बढ़ाए हैं, ये ना बढ़ाने पड़ते और IMF आपको पैसे दे देता। मैं आपको बता दूं कैसे? टैक्स एमनेस्टी 2018 में आई थी और 2019 में 2 टैक्स एमनेस्टी आ चुकी हैं। दोनों में कानून मौजूद था। वो कानून ये है जो आज एप्लीकेबल है कि जिन लोगों ने चोरी के पैसे से असासे बनाए हैं, जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जो हुकूमत के दस्तरस में हैं और जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास और FDR के पास मौजूद हैं, अगर आप चाहते तो उनसे कानून के मुताबिक बगैर अदालतों में जाए, बगैर कहीं जाए, कानून के मुताबिक आप टैक्स ले सकते थे। वो बनता था जी एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी में जिन्होंने फायदा नहीं उठाया। मैं बिल्कुल वाज़ेह, देखिए एमनेस्टी तो कानून था, अब आप उसको चैलेंज करें तो वो तो पागलपन है। कानून ये बना था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया वो कानून के मुताबिक था, अब उस पर बात करना बेकार है। जिन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, जिसकी तफसील हुकूमत के पास है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं आवाम के लिए। एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए चोरी के पैसे से कौमी बचत में जमा करा दिया। अगर आपने कुछ पैसा जमा कराया है अपनी तनख्वाह से तो उस पर आप टैक्स दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन जिस आदमी ने 1 करोड़ रुपए वहाँ जमा कराया उसने उस आमदनी पर टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरी का है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, तो आपके पास क्या मुश्किल है कि FBR या कोई ख़त लिख दे कि जनाब ये आपका चोरी का पैसा है, आपने डिक्लेयर नहीं किया, इस इनकम पर टैक्स नहीं दिया, एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, अब हम ये इसमें इतना टैक्स काट रहे हैं या आप 1 हफ्ते में दे दें। आप ये कहते हैं कि ये आप कानून तोड़ रहे हैं और उनसे वसूल नहीं कर रहे। सही है, मुझे कोई नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, कोई एक आदमी हुकूमत में से ये जवाब दे दे कि ये कानून क्यों तोड़ रहे हैं, उनसे क्यों नहीं ले रहे, और जिन लोगों के जायज़ असासे मुल्क के अंदर हैं, उस आमदनी से बनाए जिन्होंने टैक्स दिया है, आपने उनके ऊपर टैक्स लगाया। मैं कहता हूँ ज़रूर लगा दें, मुल्क को ज़रूरत है तो ले लें, लेकिन आप जिस आमदनी, जायज़ आमदनी पर टैक्स लगा रहे हैं असासों के ऊपर कि ये नॉन प्रोडक्टिव है, प्रॉपर्टी में है, जिनकी चोरी के हैं उनको माफ़ कर रहे हैं, तो ये तो अमानत में खयानत आपने कर दी ना। सही है। मैं बिल्कुल ये क्यों किया है इसका। दूसरी बात एक और आपको मैं बता दूं जो बड़ी आम बात है, देखिए मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है उसमें तालीम और सेहत के लिए, मैं बड़ी आपको ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ, तालीम और सेहत के लिए मुस्लिम लीग नून ने ये कहा था कि हम मुख्तस करेंगे 9.5%। आपकी पीपुल्स पार्टी ने कहा था हम करेंगे जो है वो 11%। अब ये 3% किया है। अगर ये 8% जो आप है तो मैंने जो बजट खसारा आपको कहा 17% में जाएगा, ये इसलिए कहा है। तो मुझे ये सर मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं हसान सावर को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं, काफी देर से वो खामोश है। हसान सावर साहब ये बताइएगा, अच्छा कुछ आप लोग ये दावा करते हैं रूस से पेट्रोल लेकर आते हैं, मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ही कह रहे हैं कि जनाब भारत ने भी जितना पेट्रोल लिया है ना वो 1 या 2 दिन के लिए, वीकेंड के इस्तेमाल होने तक के लिए है, इससे ज्यादा नहीं है। और फिर आपकी तरफ से दावा किया जाता है, आपकी तरफ से बात की जाती है, सामने तरफ से खामोशी है, वो कहते हैं जनाब ऐसा तो कोई मुआहदा नहीं हुआ, हाँ एक एप्लीकेशन आई थी उस पर हमने बात करनी थी। देखें बात यह है, मैं आपको ये बताऊं कि रूस से भी बिल्कुल बातचीत चल रही थी, इस बात का एतराफ़ हुकूमत कर चुकी है और कोई मुआहदा नहीं था लेकिन उस मुआहदे की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी बात यह है कि रूस से भी तेल आने से ये नहीं होना था कि रातों रात कोई तेल आपको 10 रुपए में दस्तयाब होना था, लेकिन यू हैव टू कट कॉर्नर्स। आप कुछ तेल वहां से लेते, कुछ प्राइस का इंक्रीज जो है उसको रोक के करते, और कम से कम ये बात दुरुस्त है, भारत भी जो ले रहा है वो 1 आध दिन का ही ले रहा है, हफ्ते 7 दिन में से 1 आध दिन रूस के पेट्रोल पे चल रहा है। देखें मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि भारत ने कितना उनसे तेल लिया है, लेकिन अगर हफ्ते में 1 दिन का भी होगा तो आपका 7वां हिस्सा तो कम हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से ये मजीद बढ़ गया है, कम से कम ये तो ना लगाते अगर ये पास ऑन। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब भी महंगाई का तूफान आता है, एक जो रिस्पॉन्सिबल हुकूमत होती है उसका काम होता है कि आपका जो पिसा हुआ तबका है जो सब्सिडी पे चलता है उसको आप महफूज करती हैं, उसको आप प्रोटेक्ट करती हैं। जो सबसे बड़ा ढाका डाला गया इस बजट में वो ये है कि पिछले साल 1500 अरब से ज़ायद जो सब्सिडी दी गई उसको कम करके 694 अरब पे ले आया गया है, 900 अरब का उस पर कट लगाया गया है। ये वो पैसा था जो गरीब लोगों की जेब में जाना था और उसको कट करके अब बहुत कम सतह पे ले आई है। तो एक तरफ आप गरीबों के लिए पेट्रोल बढ़ाएंगे, आप बिजली बढ़ाएंगे, आप गैस बढ़ाएंगे, बिजली उनको देंगे भी नहीं, दुकानें भी आप रात 8 बजे बंद कर देंगे, उनकी सब्सिडी भी बंद कर देंगे। आप लोग सांस कहाँ से लेंगे, लोग चलेंगे कैसे? और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप महंगाई मार्च करते थे तो क्या महंगाई लाने के लिए आप मार्च कर रहे थे?
कि आज आपने पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है और IMF के आगे आपने घुटने भी टेक दिए। IMF का प्रोग्राम पे नजर नहीं आ रहा। 41 अरब डॉलर की आपने फाइनेंसिंग अरेंज करनी है जो आपके अपने बजट डॉक्यूमेंट कह रही हैं। 4% आपने कमर्शियल इंपोर्टर पे टैक्स लगा दिया है। जो चीज़ इस मुल्क पे आएगी वो महंगाई का एक नया तूफान लाएगी। और फिर आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ने ग्रो कहाँ से करना है जब आप उसको सांस लेने का मौका नहीं देंगे एक शख्स को, उसके ऊपर कंबल डाल देंगे, उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इस वक्त तो लोगों के लिए जीने मरने का मसला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप लोग तो इस हालात में छोड़ के गए थे कि हमें तो अभी इकोनॉमी को आगे थोड़ी बनाना था, हमें तो डिफॉल्ट होने से बचाना था पाकिस्तान को। ये उनका आर्गुमेंट है, ये मैं नहीं कह रहा, वो उनका आर्गुमेंट होता है। देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो एक बनाई हुई कहानी है ना। मुझे आप एक बात बताएं, 2022 है, पाकिस्तान आज किस हाल पे है और आज तक ये क्या दो जमातें इस मुल्क के साथ करती रही हैं। आप ये आज भी समझते हैं, पिछले 2 महीनों को भूल जाए कि इन दो जमातों का कसूर नहीं है कि मुल्क इस नहज पे आ गया। सच बात यह है कि खान साहब इनको हजम नहीं हुए क्योंकि इन्होंने इन दो जमातों की मोनोपोली को डिस्टर्ब कर दिया था और नए लोग, पढ़े लिखे लोग, एक ईमानदार हुकूमत जो थी वो आई थी। ये सच है। और अब दोबारा पुरानी रेसिपी पे चल गए हैं। यानी 1947 में आप चले थे, 2018 में जहाँ पे मुल्क पहुंच चुका था उसी सफर को वहां से मजीद दोबारा चलाया गया है ताकि मजीद आपका मुल्क खुदा ना ठीक है सर, मजीद नीचे की तरफ। नहीं सर, अल्लाह ना करे पाकिस्तान नीचे जाए, लेकिन हालात कुछ अच्छे बता नहीं रहे। वही साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और हसन खावर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन क्योंकि सूरत हाल बजट में कुछ बेहतर होती भी नजर नहीं आ रही, मैंने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज इस तरह से किया था कि आप एक जगह पहुंचने की बात करते हैं लेकिन कैसे पहुंचेंगे इसको भी आपको डिफाइन करना होता है। जो आदाफ यहां पे रखे गए हैं वो अचीवेबल फिलहाल नजर नहीं आ रहे और इसी वाले से कहा जा रहा है कि एक और मिनी बजट आएगा और वो इससे ज्यादा खौफनाक भी हो सकता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस है और फिर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। अमीर अब्बास आपको ज्वाइन करेंगे, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।